आपका स्वागत है। हम यूनिट सेकंड सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल कर रहे थे और वहां पर हमारा एक टॉपिक रह गया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन और उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज हम वही प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है देखेंगे पूरी यूनिट के इन फॉर्म ऑफ टेस्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को हमने डिटेल में नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा ऊपर से आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, और इसका एक आपको फॉर्मूला लर्न करना है। उसके अलावा इसमें कोई डिटेल में डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाम से इंडिकेटेड है क्या हो रहे हैं, डिसोशिएट हो रहे हैं। तो हमने अभी एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस जो है पढ़ा था, उसमें आपने देखा कि कई बार क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशन बना देते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं वहाँ वो डिसोशिएट भी हो जाते हैं, और कई बार क्या हो जाते हैं, एसोशिएट। इससे क्या होता है, नंबर इंक्रीज हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं, चेंज इन नंबर इज देयर, है ना। तो इससे क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। क्यों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे तो कोलिगेटिव भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। यानी कि जो हम ऑब्जर्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे उन दोनों में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो अब करते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। देखो, अगर हमने टोटल जितने भी पार्टिकल्स लिए, ठीक है, सॉल्यूशन बनाया, पार्टिकल्स हमने डिसोल्व किए। अब जो हमने तो लिए थे, मान लो 10 पार्टिकल्स लिए थे, लेकिन जैसे ही वो सॉल्यूशन में आया, मान लो ए बी था और वो क्या है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव में टूट गया, तो वो कितने हो गए, 10 तो ए पॉजिटिव के हो गए और 10 ही बी नेगेटिव के हो गए। तो यहाँ पर टोटल कितने पार्टिकल हो गए, 20। लिए थे कितने हमने, 10, तो चेंज हो गए। तो इससे क्या होगा, हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, है ना, यही था। अब देखो यहाँ पर कि कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे हमने लिए, उनमें से ये नहीं है कि सारे के सारे डिसोशिएट हो जाए। क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें तो वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कुछ पार्टिकल डिसोशिएट होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल में से कितने पार्टिकल आपके डिसोशिएट हो गए, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोशिएशन एंड डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इज डिफाइंड एज द fraction of total substance that undergo क्या हो गया, डिसोशिएट, है ना, डिसोशिएशन। टोटल में से कितने डिसोशिएट हो गए, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, कितने मोल्स जो है वो डिसोशिएट हुए हैं, कितने में से, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हमने लिए हैं। ठीक है, तो उसमें से कितने डिसोशिएट हो गए, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। अब आपने क्या है, एक हमने आई निकाल लिया था, बॉन्ड ऑफ फैक्टर। ठीक है, और अब हमने ये जो अल्फा है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है आपको, m कैलकुलेटेड माइनस m ऑब्जर्व बाय m ऑब्जर्व इनटू में n माइनस 1। m कैलकुलेटेड क्या है, मोलिकुलर मास जो हम कैलकुलेट करते हैं। m ऑब्जर्व क्या है, जो मोलिकुलर मास हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी मोलिकुलर मास ऑब्जर्व, और n क्या है, नंबर ऑफ डिसोशिएशन, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल जो है डिसोशिएट हुए हैं वो है। ठीक है, तो mc क्या है, मोलिकुलर कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास किसी भी सब्सटेंस का जो हम लेंगे। ठीक है, और mo क्या है, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। ठीक है, और n जो है, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल या आयंस भी हो सकते हैं जो डिसोशिएट हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आयंस कुछ भी है, आफ्टर डिसोशिएशन, कितने डिसोशिएट होने के बाद पार्टिकल बने हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा। बस आपको ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला, ये
आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन, बस इतना ही करना है। ऐसे ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या है, बिल्कुल सिंपल, वही वहाँ डिसोसिएशन था, यहाँ एसोसिएशन। एसोसिएट मतलब जुड़ जाते हैं। जब हमने पढ़ा मोलिकुलर मास में कि पार्टिकल्स जो है आपस में जुड़ जाते हैं तो भी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, चेंज हो गए, है ना। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो एसोसिएट हो गए टोटल में से, दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस, total substance which get in the form of associated molecules, जो हमें एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, जो एसोसिएट हो गए हैं, दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर इसको भी अल्फा से डिनोट करते हैं, कोई चेंज नहीं है, अल्फा ए या डी लिख दो, या बाकी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन को इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड लिखेंगे, वहां हमने क्या लिखा था, डिसोसिएटेड, डिवाइडेड बाय सेम वही टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हमने लिए, मोल्स टेकन, क्लियर। तो सेम है। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब इसका सिर्फ वही एक फॉर्मूला आप उसी तरह से याद कर लेना, अल्फा इज इक्वल टू एम नोट माइनस एम सी बाई एम नोट इंटू में एन बाई एन माइनस वन। एम ऑब्जर्व, मोलिकुलर मास जो ऑब्जर्व होता है, कैलकुलेटेड जो हम कैलकुलेशन से निकालेंगे, ठीक है। एन क्या है, वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, एन माइनस वन। तो इससे हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालेंगे। इनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे कोई नीड नहीं है, नहीं आता है। तो अब हम करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन है कि 0.5 ग्राम KCl लिया है, उसको 100 ग्राम वाटर में हमने डिजोल्व किया है एट 20 डिग्री सेल्सियस। फिर वो कहता है कि वो फ्रोज हो जाता है इतने डिग्री सेल्सियस पे। हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन निकालनी है उस साल्ट की, KF गिवन है आपको, ठीक है। तो फ्रोज हो रहा है, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है। तो उसके लिए हमें ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास चाहिएगा, और हम यहाँ से जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से KCl का जो है मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो वेट ऑफ KCl कितना है भाई, 0.5 ग्राम, ये सोल्यूट हो गया। W1 जो सोलवेंट है उसका वेट कितना है, 100 ग्राम दे रखा है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, डेल्टा TF हम निकाल सकते हैं भाई, कैसे, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि इतना कम हुआ देखना है हमने। तो सॉल्यूशन जो है उसमें उसको हमने माइनस कर देना है प्योर स्टेट में से। तो प्योर का वाटर का कितना होता है, 0 डिग्री, उसमें से क्या माइनस कर देना है हमने, माइनस 0.24, जो कि सॉल्यूशन का है ना। तो इसको करोगे तो आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 0.24 डिग्री सेल्सियस। ये तो आ गया हमारा डेल्टा TF। अब डेल्टा TF अब अगर आपको पता चल गया तो उसके फॉर्मूले से आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हो KCl का। वो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया गया था ना मोलिकुलर मास का, वहाँ पे हमने डेरिवेशन किया था। तो वो था M2 इज इक्वल टू क्या था, 1000 इंटू में KF इंटू W1, M2 W2 बाय डेल्टा TF इंटू में W1। तो यहाँ पर ये वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोलवेंट, KF आपको गिवन है, डेल्टा TF हमने निकाल लिया। तो सब कुछ है, तो मोलिकुलर मास निकाल देंगे सोल्यूट का। तो M2 इज इक्वल टू हो गया 1000 इंटू KF की वैल्यू कितनी है अभी, 1.86 इंटू W2 की वैल्यू कितनी है, 0.5, है ना। और डेल्टा TF की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी निकाली है अभी, 0.24, है ना। और इनटू में W1 क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट 100 ग्राम। तो M2 निकाल लेंगे यहाँ से। तो M2 आपका आ जाएगा, यहाँ से आप निकालोगे तो 38.75, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है। यूनिट आप ऐसे इसमें रख के पुट करके वैसे निकालेंगे जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया। अब ये तो जो मोलिकुलर मास है वो
हमारा क्या है, ऑब्जर्व है, जो हमने सॉल्यूशन बना के ऑब्जर्व किया। अब हम कैलकुलेटेड, यानी कि ये जो मोलिकुलर मास है वो ऑब्जर्व है 38.75 ग्राम पर मोल। अब हमने कैलकुलेटेड निकाला है, कैलकुलेटेड मतलब कैलकुलेशन करके, यानी KCl का कैलकुलेट करके निकालेंगे तो क्या, पोटेशियम जो है उसका मोलिकुलर मास कितना होता है 39, और जो क्लोरीन है उसका कितना होता है 35.5 या 35 भी ले सकते हैं, तो 35.5, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया हमारा 74.5 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आई की वैल्यू। आई जो है बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या होता है, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास बाय ऑब्जर्व मोलिकुलर मास, ठीक है। तो कैलकुलेटेड हमारे पास क्या है 74.5 और ऑब्जर्व कितना है 38.75। तो आई इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1.92। तो ये वैल्यू आ गई हमारी आई की, क्लियर। तो यहाँ से हमारा आई भी निकला है। अब हम निकालते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। देखो यहाँ आई का फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लिख लेंगे आपको ताकि समझ आ जाए। के Cl जो है कैसे डिसोशिएट होगा, के पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, ठीक है। के पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इस तरह डिसोशिएट होगा। स्टार्टिंग में मान लिया हमने इसके 1 मोल है, तो यहाँ पर क्या होंगे 0 मोल होंगे, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन। फिर क्या करते हैं हम कि हमारे मान लो अल्फा पार्टिकल जो है वो डिसोशिएट हो जाते हैं, तो आफ्टर डिसोशिएशन कितने मोल्स बच जाएंगे यहाँ पर, मान लो अल्फा डिसोशिएट होता है, अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा बचेंगे कि एक में से अल्फा डिसोशिएट हो गए, तो इतने बच गए। और यहाँ पर कितने बने, अल्फा के पॉजिटिव बनेंगे और अल्फा ही क्लोरीन के क्लोराइड आयन बनेंगे, ठीक है, Cl नेगेटिव। अब देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बन गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोशिएशन, बताओ भाई। देखो 1 माइनस अल्फा तो KCl के होंगे, तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा इसके के पॉजिटिव के और अल्फा ही Cl नेगेटिव है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए 1 प्लस में अल्फा, तो ये बच गए। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और हमने स्टार्टिंग में क्या लिया 1 में से, है ना, तो हम क्या करेंगे आई जो है आपका कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं 1 प्लस अल्फा बाय 1, कितने मतलब डिसोशिएशन होने के बाद कितने पार्टिकल्स बने, और स्टार्टिंग में कितने थे 1, तो उनमें से, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू, क्योंकि हमने आई की वैल्यू निकाल ली थी। तो अल्फा इज इक्वल टू, इसको हटा दो, तो आई माइनस में, आई जो है माइनस में 1 को इस तरफ ले जाओगे तो 1 को इस तरफ ले गए ना माइनस में, तो आई माइनस 1, तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1। और आई की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी भाई 1.92, ठीक है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया 0.92। तो ये हमारा क्या आ गया अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आ गया 0.92। लेकिन हमने क्या निकालनी थी परसेंटेज की फॉर्म में इसको बस कन्वर्ट कर लो, परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाएगा 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 92 इंटू में 100, तो कितना आ गया भाई, यहाँ पर डेसिमल को इस तरफ ले जाएंगे 92, तो 92% आ जाएगा आपका, क्लियर दिख रहा है। तो आंसर हमारा आ गया 92% डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ दिस साल्ट। तो इसी टाइप से मतलब न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है आपका यूज़ होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। डायरेक्ट तो कोई क्वेश्चन इन पे आता नहीं है, बस बीच में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। आई निकालने के लिए जैसे फ्रीजिंग पॉइंट देगा, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर दे दे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का दे दे, उनके बीच में आपको यूज़ करना पड़ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ होगा। तो इस टाइप के ही सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं एक टेस्ट की फॉर्म में आपको दे रही हूँ, ताकि आप अपने आप को इवेलुएट कर पाएँ और अपने आप का जो है स्कोर भी कर लेना कि कितना स्कोर होता है आफ्टर। लेकिन जब आप करोगे इसे टेस्ट को, उससे पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है, फिर आप टेस्ट देना। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चंस हैं,
आपके फल्ले में मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट इज डी आइसिंग एजेंट, हाउ डज इट वर्क। देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्वेश्चन करवाया गया है आपको ये, लेकिन थोड़ा सा आपको देखो यहाँ से टर्म को समझना पड़ेगा। डी आइसिंग, आइस मतलब आइस का क्लियर हो गया ना, डी का मतलब रिमूव करना, तो आइस को रिमूव करने के लिए ठीक है जो यूज़ किए जाते हैं दैट इज डी आइसिंग एजेंट। हाँ ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, तो ये आपको करवा दिया गया है, तो ये आप कर लेंगे। 1 मार्क्स का है, बस 2 लाइन्स में आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, 2 या 3, ठीक है। व्हाट हैपन when RBC are placed in 1% NaCl solution and 0.5% NaCl solution में अगर हम RBC को रखेंगे तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी करवाया गया है, आपको याद आ गया होगा शायद आपको। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अलग अलग आर्टिफिशियल और नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल देने हैं। वाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लोअर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का जो वेपर प्रेशर है उससे जो है ग्लूकोज सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर कम होता है, वाई ये हमने बताना है, ठीक है। 1 और 2 मार्क्स, ये आपका 1 मार्क्स में ही आता है मोस्टली, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग चलो आप, ठीक है, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ सॉलिड इन गैस का और एंड लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन का एक एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। 1 मार्क्स में ध्यान रखना कभी भी 3 to 4 लाइन्स ना बने, ठीक है, 2 और 3 लाइन्स में ही आपको उसको कंप्लीट कर लेना है जहाँ तक हो सके, बाकी तो 1 वर्ड में ही कंप्लीट हो जाता है, कुछ क्वेश्चन 1 वर्ड में या 1 लाइन्स में ही कंप्लीट होते हैं, तो कम से कम हमने लिखना है उसके अंदर, लेकिन ऐसा लिखना है कि वो उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाए, उसका रीजन दे पाए प्रॉपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द रिवर्स ऑस्मोसिस, गिव 1 यूज ऑफ इट, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स को आपको डेफिनेशन में आ जाएगा और 1 मार्क्स इसका एग्जाम्पल देने में, ठीक है। बिटवीन 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन विच वन हैज़ ए लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है लेकिन सिंपल है। क्या कह रहा है कि 2 मोलर ग्लूकोज यानी कि मोलैरिटी दे रखी है आपको ग्लूकोज सॉल्यूशंस की 2, और एक है मोलैरिटी 1 मोलर एक ग्लूकोज सॉल्यूशन की, उनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है कम होगा, तो किस तरह से आप निकालोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का और नंबर मतलब और यहाँ पर मोलैरिटी का, दोनों का कॉन्सेप्ट मिलाकर आपको करना है, ठीक है, तो बहुत ईजी है, करके देखना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन 2 नंबर का ही है ये क्वेश्चन भी। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर फॉर डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ K2SO4, K2SO4 के लिए बॉन्ड फैक्टर यानी कि आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन इट्स 2 एप्लीकेशंस, ये भी आपका 2 मार्क्स का है, ये भी, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, ठीक है सारे। हेनरी लॉ की स्टेटमेंट हो जाएगी 1 मार्क्स में आ जाएगी, और 2 उसकी एप्लीकेशन जो है वो 1 मार्क्स की हो जाएगी। एजियोट्रोपिक मिक्सचर बताना है, उसके टाइप्स बताने हैं और उनका हर एक का एग्जाम्पल देना है, ठीक है, पूरा ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है क्योंकि 2 मार्क्स का ही है, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशन 1 मार्क्स की हो जाएगी, फिर उसके 2 टाइप्स आप लिख दोगे, ठीक है, उनके नाम, और फिर उनका एग्जाम्पल दे देना, 1 एग्जाम्पल दे दो, 2 एग्जाम्पल दे दो, इनफ, ठीक है, तो यहाँ तक बस इतना ही करना है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डू इलेक्ट्रोलाइट्स शोज एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस, ठीक है, बताना है आपको कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों एबनॉर्मल मोलिकुलर मास शो करते हैं, और 2 फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है इस एबनॉर्मलिटी के लिए उन्हें भी एक्सप्लेन करना है आपने, तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 मार्क्स में तो आपको ये बता देना है कि इतना कि एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्यों शो करते हैं, और जो 2 मार्क्स का ये सेकंड पार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर को एक्सप्लेन करना है, तो इस तरह से आपका जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। व्हाट इज राउट्स लॉ, हाउ कैन मोलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड कैन बी डिटरमाइंड विद इट्स हेल्प, ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 मार्क्स में तो आपकी यहाँ तक डेफिनेशन आ जाएगी, और 2 मार्क्स का आपका ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम मोलिकुलर मास उससे डिराइव कर सकते हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विद द हेल्प ऑफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व ऑफ ए सॉल्यूशन। अब देखो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जो कर्व बना के फिर मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को,
वही आपको कर्व बनाना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है, कर्व से एक्सप्लेन करना है उसको, ठीक है। शोज दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी आपको बताना है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स आपके अपर पोर्शन के हो जाएंगे और 1 मार्क्स आपका ये हो जाएगा कि एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट का है, इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के 2 पार्ट्स हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, हाउ डज ए चेंज इन टेम्परेचर इन्फ्लुएंस देयर वैल्यूज। मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस बताना है, फिर ये भी बताना है कि कैसे इन पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट होगा और मोलैलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, अलग अलग से बताना है आपका। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 मार्क्स का अपर पार्ट और 1 मार्क्स का लोअर पार्ट, ठीक है। तो इसमें आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी को मतलब 2 मार्क्स में आ गया डिफरेंस, तो आपको एटलीस्ट जो है आपको 4 डिफरेंस बताने होंगे। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनको डिफ्रेंशिएट करना है। ओहो सॉरी, ये 3 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है ना, तो 1.5 मार्क्स का ये है पार्ट और 1.5 मार्क्स का ये पार्ट है, ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट है ना इसके। तो 1.5 मार्क्स का अगर ये हो गया तो आपको कैसे 1 मार्क्स में तो ये अपर वाला पोर्शन आ जाएगा और हाफ मार्क्स में ये कि कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इस तरह से आपको करना है। तो 1 मार्क्स में है तो आपको कितने एटलीस्ट 2 डिफरेंस लिखने पड़ेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी के, ठीक है। और हाफ मार्क्स में इसका हर एक का मोलैरिटी पे क्या टेम्परेचर के चेंज का इफेक्ट पड़ेगा, मोलैलिटी पे क्या होगा, वो हाफ मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, क्लियर। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस हैं, पूरा चैप्टर लगभग इसमें कवर हो गया है आपका। और बाकी हमने न्यूमेरिकल्स जो है मोस्टली, इसमें मैंने न्यूमेरिकल इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स की जो है प्रैक्टिस पहले से कर ली है, और आप जो है बुक्स में से न्यूमेरिकल देखकर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।